बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें हम डायबिटीज़ मिलेटस के बारे में पढ़ेंगे और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, टाइप 1 एंड टाइप 2। इसके लिए सबसे पहले हम उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ एंडोक्राइन सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ पैंक्रियाज, इट्स एनाटमी एंड फंक्शन, definition of diabetes, hormone effect on blood glucose, function of insulin, how does insulin work, blood glucose control, classification of diabetes, causes and clinical manifestation। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन थेरेपी, पेशेंट एजुकेशन, फार्माकोथेरेपी, कॉम्प्लिकेशन, प्रिवेंटिव मेयर्स, नर्सिंग इंटरवेंशन, डिस्चार्ज एंड होम केयर और न्यूट्रिएंट्स के आजकल कौन कौन सी मेडिसिन और कौन कौन से तरीके दिए जाते हैं इंसुलिन प्रोवाइड करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, उसकी डेफिनेशन और एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या शामिल होता है, क्योंकि कोई भी बीमारी पड़ने से पहले, डिसीज़ पड़ने से पहले हमें उसकी एनाटमी फिजियो का पता होना चाहिए। अगर हमें एनाटमी और फिजियो पता होगी तभी हम किसी भी बीमारी को आसानी से, किसी भी डिसीज़ को ईज़िली डायग्नोस कर सकते हैं। The glands and organs that make hormones and release them directly into the blood so they can travel to tissue and organs all over the body। वो glands और organs जो हार्मोन्स बनाते हैं वो उनको डायरेक्टली ब्लड में रिलीज़ करते हैं ताकि वो ट्रैवल करके टिश्यू और ऑर्गन्स के ज़रिए पूरी बॉडी तक पहुंच जाएं। द हार्मोन्स रिलीज्ड बाय द एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस। वो हार्मोन्स जो एंडोक्राइन सिस्टम्स के थ्रू रिलीज़ होते हैं, जो एंडोक्राइन सिस्टम रिलीज़ करते हैं, वो बहुत सारे अहम फंक्शंस को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करता है, इंक्लूडिंग ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। इसमें ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन का अमल शामिल है। द एंडोक्राइन सिस्टम इंक्लूड्स द हाइपोथैलेमस, पाइनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड्स, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड्स एंड पैंक्रियास। It also includes the testes in males and the ovaries, the placenta during pregnancy in females। यानी कि इसमें मेल और फीमेल दोनों के ऑर्गन्स शामिल होते हैं। मेल के टेस्टिस भी इसमें एंडोक्राइन सिस्टम में शामिल होते हैं और फीमेल्स का प्लेसेंटा और ओवरीज भी एंडोक्राइन सिस्टम में शामिल होते हैं। इन ह्यूमंस द मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द थायराइड ग्लैंड्स एंड एड्रिनल ग्लैंड्स। इंसानों में यानी कि ह्यूमंस में एंडोक्राइन ग्लैंड्स और थायराइड ग्लैंड्स जो होते हैं सबसे बड़े ग्लैंड्स हैं। इसमें यानी कि हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे वीडियो से एनाटमी एंड फंक्शन ऑफ पैंक्रियाज। अस्सलाम वालेकुम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ऑर्गन प्रेजेंट है जिसे पैंक्रियाज कहते हैं। पैंक्रियाज हमारे फूड की डाइजेशन में रोल प्ले करता है। आज की इस वीडियो में हम पैंक्रियाज के स्ट्रक्चर और फंक्शन पर बात करेंगे। पिंक कलर का ये ऑर्गन यानी पैंक्रियाज दिखने में काफी इलोंगेटेड है। पैंक्रियाज स्टमक के पीछे और एब्डोमेन की लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट होता है। पैंक्रियाज दो तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है, जिन्हें एक्सोक्राइन फंक्शन और एंडोक्राइन फंक्शन कहते हैं। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन फंक्शन को समझने से पहले हम एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन सिक्रीशन को समझ लेते हैं। एक्सोक्राइन सिक्रीशंस उन सिक्रीशंस को कहते हैं जो किसी डक्ट यानी कि नाली में सिक्रीट होती हैं, जैसा कि पैंक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन जो स्मॉल इंटेस्टाइन की पहले पार्ट यानी कि ड्यूडेनम में होती है, एक एक्सोक्राइन सिक्रीशन है। एंडोक्राइन सिक्रीशन उन सिक्रीशंस को कहते हैं जो किसी डक्ट में सिक्रीट नहीं होती बल्कि डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट होती है। फॉर एग्जांपल हार्मोन्स की सिक्रीशन जो कि ब्लड में होती है। एक्सोक्राइन फंक्शन जो पैंक्रियाज परफॉर्म करता है उसमें डाइजेशन शामिल है। पैंक्रियाज जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है उनमें कीमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज वगैरह शामिल है। कीमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन प्रोटीन की डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करते हैं, जबकि लाइपेज लिपिड की डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स की सिक्रीशन पैंक्रियाज के एक्सोक्राइन फंक्शन में शामिल है। इन हार्मोन्स में इंसुलिन शामिल है। इंसुलिन का फंक्शन ग्लूकोज को ब्लड से मसल्स में मूव करवाना है। ग्लूकागोन भी एक हार्मोन है जो एंडोक्राइन फंक्शन के नतीजे में प्रोड्यूस होता है। ग्लूकागोन का फंक्शन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। ग्लाइकोजन एक कार्बोहाइड्रेट है। पैंक्रियाज का 95% पोर्शन एक्सोक्राइनिक है जो कि एकिनार सेल्स पर मुश्तमिल है। एकिनार सेल्स डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं। एकिनार सेल्स डक्ट्स यानी कि नालियों के साथ जुड़े होते हैं और ये नालियां स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट यानी कि ड्यूडेनम में ओपन होती हैं।
पेंक्रियाज में एक स्पेसिफिक टाइप के सेल्स प्रेजेंट हैं जिन्हें आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस वो पेंक्रियाटिक सेल्स हैं जो एंडोक्राइन फंक्शन को परफॉर्म करते हुए हार्मोन्स की सिक्रीशन करते हैं। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में फर्दर 4 टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स और सी सेल्स कहते हैं। अल्फा सेल्स ग्लूकागोन सिक्रीट करते हैं जबकि बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। डेल्टा सेल्स एक स्पेसिफिक हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसे सोमैटोस्टैटिन कहते हैं। सी सेल्स आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के वो सेल्स हैं जो कोई प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। चलिए अब बात करते हैं पैंक्रियाटिक डिजीजेस पर। पैंक्रियाटिक डिजीजेस में पैंक्रियाटाइटिस डिजीज पैंक्रियाज की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। पैंक्रियाटाइटिस एक ऐसी डिजीज है जिसमें पैंक्रियाज बहुत ज्यादा स्वेल कर जाता है। डायबिटीज मेलाइटस एक बहुत सीरियस पैंक्रियाटिक डिजीज है। डायबिटीज मेलाइटस एक ऐसी कंडीशन का नाम है जिसमें पैंक्रियाज के बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करते। इंसुलिन हमारी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट करती है और जब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती तो ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट नहीं हो पाता। डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट को आर्टिफिशियल इंसुलिन दी जाती है और इस तरह वो डिजीज पर काबू पा सकते हैं। तो होप सो आपको पैंक्रियाज के बारे में कुछ ना कुछ अस्सलाम वालेकुम। हमारे डाइजेस्टिव जी, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होता है। डायबिटीज़ मेलाइटिस इज़ अ डिसऑर्डर इन विच ब्लड शुगर यानी कि ग्लूकोज लेवल आर एबनॉर्मली हाई बिकॉज द बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन टू मीट इट्स नीड्स। यानी कि डायबिटीज़ मेलाइटिस है वो डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड में शुगर लेवल यानी कि ग्लूकोज लेवल यानी कि एबनॉर्मली हाई होता है, यानी कि ग्लूकोज का लेवल जो है ना वो बढ़ जाता है और उतनी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। यूरिनेशन एंड थर्स्ट आर इंक्रीज्ड, इसमें जो यूरिनेशन होता है वो बढ़ जाता है और थर्स्ट भी बढ़ जाती है क्योंकि बार बार यूरिनेशन हो रही होती है तो पानी भी यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है, इसलिए बार बार प्यास लगती है डायबिटिक पेशेंट को। एंड पीपल में आल्सो वेट लॉस इवन इफ़ दे आर नॉट ट्राइंग टू और वेट गेन। यानी कि इसमें अगर इंसान यानी कि जो वो लोग जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो कंट्रोल नहीं करते, वो अपना वेट कंट्रोल नहीं करते तो उनका वेट क्या होता है, इंक्रीज़ हो सकता है और वेट लॉस भी होता है अगर वो अपनी डाइट अच्छी नहीं रखते। इसमें कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं बॉडी को, इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है इंसुलिन। इंसुलिन का क्या काम है और उसका ब्लड ग्लूकोज पर क्या असर होता है। इंसुलिन जो होता है हेल्प ग्लूकोज एंटर इनटू द सेल, स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनेसिस। यानी कि इंसुलिन जो है ग्लूकोज में एंटर होकर यानी कि सेल को जो होते हैं वो स्टिमुलेट करती है ग्लाइकोजेनेसिस के लिए और ब्लड में इसका लेवल जो होता है ग्लूकोज का लेवल लो हो जाता है। ग्लूकागोन क्या करता है, स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनोलाइसिस को स्टिमुलेट करता है और इसमें ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है यानी कि रेज हो जाता है। एपिनेफ्रिन का क्या काम है, स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ये भी ग्लाइकोजेनोलाइसिस को स्टिमुलेट करते हैं और इससे भी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। आगे है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं स्टिमुलेट कैटाबॉलिज्म ऑफ फैट, यानी कि वो फैट के जो सेल्स होते हैं उनको तोड़ने में यानी कि उसकी तोड़ फोड़ में मदद करते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं और इससे भी जो होता है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ होता है। ग्लूकाकोर्टिकॉइड्स जो होते हैं फैट एंड मसल सेल्स रेजिस्टेंस, ये जो होते हैं फैट और मसल्स के सेल्स के में रेजिस्टेंस पैदा करते हैं और इससे भी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो इंक्रीज़ होता है। इस वीडियो में हम ये थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि इंसुलिन का फंक्शन क्या है, वो किस तरह काम करती है। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन क्या है और ये हमारे बॉडी में कैसे वर्क करता है। इंसुलिन एक हार्मोन है, ये प्रोड्यूस होता है हमारे जिस्म के एक ऑर्गन से जिसे हम पैंक्रियाज कहते हैं। इंसुलिन हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है, ग्लूकोज जिसे हम शुगर भी कहते हैं। जब हम कोई खुराक खाते हैं तो हमारा जिस्म कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और इसे डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में इंटर कर देता है। इंसुलिन हमारे ब्लड स्ट्रीम में मौजूद ग्लूकोज को सेल की तरफ ट्रांसफ़र करने में मदद करता है और हमारी बॉडी इस ग्लूकोज को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करती है।
ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ हो जाती है उनका जिस्म खुद ब खुद इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि हमारी बॉडी में मौजूद ऑर्गन पैंक्रियाज उसमें बीटा सेल डैमेज हो चुके होते हैं और ऐसी सूरत में हम इंसुलिन अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं बाय इंजेक्शन या इंसुलिन पम्प। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी अस्सलाम वालेकुम। जी, इसमें जो होता है कि हम देखेंगे कि नॉर्मल ब्लड लेवल, ग्लूकोज लेवल क्या होता है और इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। इन पीपल विद डायबिटीज़ ग्लूकोज स्टेज इन अ हेल्दी रेंज। वो लोग जिनको डायबिटीज़ नहीं होता उनमें ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो हेल्दी रेंज में होता है, नॉर्मल होता है। इंसुलिन इज रिलीज्ड एट द राइट टाइम्स एंड इन द अमाउंट्स, राइट अमाउंट्स। इसमें जो ट्रायंगल फॉर्म में, ब्लू फॉर्म में दिखाया गया, ये हमारे पास क्या है, इंसुलिन है। यानी कि ग्लूकोज को सेल में एंटर होने के लिए इंसुलिन की नीड होती है और वो यानी कि राइट टाइम और राइट अमाउंट में रिलीज़ होगी, तभी जो होगा सेल के अंदर ग्लूकोज जाएगा। इंसुलिन हेल्प्स ग्लूकोज एंटर सेल्स। इंसुलिन जो है ग्लूकोज को सेल में दाखिल होने में मदद करती है। इसमें कुछ डायग्राम्स हैं, इसमें दिखाया गया है कि नॉर्मल ग्लूकोज लेवल क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज क्या होता है, यानी कि हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है और हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये मीडियम में जो है हमारे पास नॉर्मल है। नॉर्मल में क्या है, ग्लूकोज का लेवल मेंटेन है, यानी कि ग्लूकोज और इंसुलिन क्या है, नॉर्मल मिकदार में है। जबकि हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि राइट साइड पे है, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है और इंसुलिन जो होती है इनफ यानी कि नहीं होती, इतनी मिकदार में प्रोड्यूस नहीं होती, यानी कि वो सेल को अंदर दाखिल होने में हेल्प नहीं करती। यानी कि जब अगर हमारे पास इंसुलिन जो है वो नहीं प्रोड्यूस होगी तो सेल के अंदर ग्लूकोज दाखिल नहीं हो सकेगा। जब सेल दाखिल नहीं हो सकेगा तो क्या होता है, सेल के ऊपर सतह पर जो होती है ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि ग्लूकोज जमा हो जाती है, वो बॉडी में ज़्यादा मिकदार में हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। और हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया में इंसुलिन जो होती है ज़्यादा होती है और ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, ग्लूकोज लेवल कम रहता है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं नॉर्मल लेवल क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया में क्या होता है, हाई शुगर होती है, और हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होती है, लो शुगर होती है, यानी कि शुगर का लेवल, ग्लूकोज का लेवल बहुत कम होता है, ग्लूकोज नहीं होता, यानी कि इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होती। यहाँ पर भी दिखाया गया है ब्लड ग्लूकोज का लेवल, यहाँ पर क्या है, नॉर्मल और हाई ब्लड ग्लूकोज, यानी कि जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो क्या कंडीशन होती है सेल्स की। इसके अलावा अब हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ मिलेटिस की, उसकी टाइप्स, जिनके टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 1 को हम डिपेंडेंट भी कहते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट भी कहते हैं, और टाइप 2 को जो कहते हैं नॉन डिपेंडेंट कहते हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट इसलिए कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ को इंसुलिन डिपेंडेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे जिस्म में बिल्कुल भी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही होती, इसलिए हमें बॉडी में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करने के लिए इंसुलिन बाहर से ज़रूरत होती है, बाहर से हम इंजेक्शन फॉर्म में हम देते हैं, इसलिए इसको इंसुलिन डिपेंडेंट भी कहते हैं। और टाइप 2 इंडिपेंडेंट इसलिए होते हैं क्योंकि ये इसमें जो होता है इंसुलिन जो होती है ये खुद प्रोड्यूस कर सकता है और इसमें मेंटेन लेवल ऑलरेडी मौजूद होता है। इसमें हम यानी कि डिफरेंस भी हम देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस होता है। टाइप 1 हम सबसे पहले पढ़ेंगे, टाइप 1 में क्या होता है, अकर्स व्हेन द पैंक्रियास इज अनेबल टू प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन। इसमें जो होता है हमारा पैंक्रियास जो होता है वो इतनी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता जितनी ग्लूकोज को सेल में दाखिल होने के लिए ज़रूरत होती है, और टेंड्स टू डेवलप एट अ यंग एज। ये जो होता है डायबिटीज़ मिलेटिस जो होती है यंग एज में होती है, कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, इससे बचा नहीं जा सकता है। रिक्वायर इंसुलिन थेरापी, इसके लिए इंसुलिन थेरापी की ज़रूरत होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, अकर्स ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डायबिटीज़ 2 होती है। व्हेन द बॉडी डज नॉट रिस्पॉन्ड वेल टू इंसुलिन, यानी कि जब बॉडी जो होती है वो इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं करती, यानी कि इसमें इंसुलिन तो प्रोड्यूस होती है लेकिन वो अपना काम जो है ना प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकती, तो इससे ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो जाता है।
टेंड्स टू डेवलप एट एन ओल्डर एज, ये जो होती है मोस्टली ओल्डर एज में होती है। कैन बी प्रिवेंटेड विद लाइफस्टाइल चेंजेस, इसे लाइफस्टाइल चेंज करके बदला जा सकता है, इससे बचा जा सकता है। कैन बी मैनेज विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस अलोन इफ डायग्नोस्ड अर्ली, अगर ये इनके अर्ली एज में पता चल जाए तो इसे कंट्रोल किया जा सकता है अपना लाइफस्टाइल चेंज करके। इसमें कुछ साइन सिम्टम्स, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दोनों में सेम होती है, वो हम डिस्कस करेंगे। बोथ शेयर सिम्टम्स ऑफ द फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, दोनों में जो होती है यूरिनेशन जल्दी जल्दी हो जाती है, यानी कि जैसे इंसान पानी पीता है फ़ौरन से यूरिन आ जाता है। इंक्रीज थर्स्ट, इसमें क्या होती है, प्यास भी बढ़ जाती है। एक्सट्रीम हंगर, भूख भी ज़्यादा लगती है। अनइंटेंशनल वेट लॉस, यानी कि वेट लॉस होता रहता है, जितना भी चाहे वो अपनी डाइट ज़्यादा भी कर ले, खाना ज़्यादा भी खा लें, उसके बावजूद भी जो होता है उनका वेट लॉस होता है। फटीग, यानी कि बहुत ज़्यादा थका थका महसूस करते हैं। ब्लरी विजन होती है उसमें। सोर और वाउंड्स दैट हील स्लोली, यानी कि अगर उनको जख्म वगैरह लग जाते हैं, चोट लग जाती है तो वो भी बहुत ही स्लोली जो होते हैं ना वो हील होते हैं। एंड नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन इन हैंड्स एंड फीट, हाथों और पाँव में क्या होते हैं, सुइयाँ, जैसे कह सकते हैं कि सुइयाँ चुभ रही होती हैं और सुन से महसूस होते हैं। बोथ कैन बेनिफिट फ्रॉम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सच एज हेल्दी डाइट, दोनों से जो है ना लाइफस्टाइल चेंज करके और हेल्दी डाइट यानी कि लेकर इन पर कंट्रोल किया जा सकता है। फिजिकल एक्टिविटी करके ब्लड शुगर लेवल मॉनिटर करना चाहिए। एंड मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड अदर एग्जाइटिंग हेल्थ कंडीशंस, और इसमें एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशंस यानी कि दूसरी हेल्थ की कंडीशंस को मद्देनज़र रखकर उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। सेम डायबिटीज़ टाइप और टाइप 2 में दोबारा क्या क्या होता है, इसमें कुछ और चेंजेस भी हैं। यानी कि टाइप 1 में क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, डिवेल्प्स रैपिडली, ये जल्दी यानी कि हो जाती है। कैन बी डायग्नोस्ड एट एनी एज बट इट इज़ ऑफन डायग्नोस्ड इन यंग चिल्ड्रन और टीनेजर, यानी कि टीनेजर और यंग चिल्ड्रन में ये ज़्यादा पाई जाती है। इमीडिएट नीड फॉर इंसुलिन, यानी कि इसके लिए फ़ौरन से ही डायग्नोज होने के बाद फ़ौरन ही हमें इंसुलिन की ज़रूरत होती है। कैन बी डेडली इफ़ नॉट कॉट इन टाइम, यानी कि अगर इसका पहले से टाइम पर पता ना चले तो वो डेथ का काज बन सकती है। टाइप 2 में क्या होता है, नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज़, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ नहीं है। ऑटो इम्यून का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे यानी कि बॉडी में प्रोटेक्टिव सेल्स होते हैं, यानी कि हमारे जिस्म में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारे यानी कि जर्म्स वगैरह आ जाते हैं या आउटर कोई भी चीज़ आ जाती है उसके खिलाफ मज़ाहमत करते हैं, तो वो क्या होता है, हमारे ऑटो इम्यून सिस्टम में आ जाते हैं। यानी कि अगर इसमें कोई चेंजिंग आ जाए, अपने ही ये सेल्स को अगर मारना शुरू कर देते हैं, तो ये क्या होता है, नॉन ऑटो इम्यून सिस्टम कहलाता है। डेवलप स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता ये डेवलप होती है। कैन बी डायग्नोस्ड एट एनी एज, किसी भी एज में इसको डायग्नोज किया जा सकता है। बट इट ऑफन डायग्नोस्ड इन एडल्ट्स, लेकिन ये जो है ना ज़्यादातर एडल्ट्स में डायग्नोज होती है। कैन यूटिलाइज अदर मेडिकेशन इंस्टेड ऑफ और इन एडिशन टू इंसुलिन, इससे जो है ना इंसुलिन बढ़ाकर जो होता है इसे और मेडिकेशन के थ्रू इसको यानी कि यूटिलाइज़ किया जा सकता है। ये मोस्टली जो होती है वो 40 प्लस एज से स्टार्ट होती है। इसके काजेज़ क्या क्या होते हैं, इसमें हम काजेज़ के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से काजेज़ होते हैं जो डायबिटीज़ का सबब बनते हैं। सबसे पहले आ जाता है लाइफस्टाइल फैक्टर्स एंड जेनेटिक्स, यानी कि लाइफस्टाइल आपका डिपेंड करता है और जीन पर भी आपका ये डिपेंड करता है। ओबेसिटी, यानी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा मोटापा है तब भी आपको हो सकती है। रन्स इन फैमिलीज टेंड टू हैव सिमिलर ईटिंग एंड एक्सरसाइज हैबिट्स, यानी कि अगर वो एक्सरसाइज नहीं करते और फास्ट फूड ज़्यादा यूज़ करते हैं तो मोटापा हो जाता है और वो भी डायबिटीज़ का काज बन सकता है। बैड ईटिंग हैबिट्स, यानी कि टाइम पे खाना ना खाना, पुअर डाइट, हेल्दी डाइट ना खाना, नोट ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइजिंग ना करना, खाने पीने के बाद कुछ लोग जो होते हैं वो फ़ौरन से बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं, इससे क्या होता है, मोटापा बढ़ जाता है और डायबिटीज़ का काज ज़्यादा होता है, डायबिटीज़ की वजह बन सकते हैं। जेनेटिक्स रन्स इन फैमिलीज ऑलरेडी इन योर जीन कैन चेंज, यानी कि अगर आपकी फैमिली में किसी को, माँ को, बाप को या फिर यानी कि नाना दादा किसी को भी डायबिटीज़ है, अगर आपकी जीन में चली आ रही है तो मस्ट है कि आपको भी होगी। इसके अलावा लाइफस्टाइल यू कैन डू समथिंग अबाउट इट, लाइफस्टाइल जो है अगर आप चेंज कर लेते हैं तब भी डायबिटीज़ पर कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कौन कौन सी होंगी, सबसे पहले हम देखते हैं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आ जाएगा, ब्लरी विजन आएगा, धुंधलापन महसूस होगा, एक्सट्रीम हंगर, बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, इंक्रीज्ड फटीग, थका थका सा महसूस करेगा, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, यानी कि उसे पता ही नहीं चलेगा और वेट लॉस होता रहेगा।
इसके अलावा एबनॉर्मल थर्स्ट यानी कि प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। इसके अलावा टाइप्स ऑफ ब्लड शुगर टेस्ट यानी कि कौन कौन से टेस्ट जो होते हैं वो हम करते हैं शुगर में, उसमें डायबिटीज़ को चेक करने के लिए फास्टिंग में जो होता है 10 to 12 आवर्स फास्टिंग रिक्वायर होती है और इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है लेस दैन 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। इसी तरह पोस्ट पेरेंटियल जो होते हैं पीपी, ये जो होता है 2 आवर आफ्टर मील यानी कि खाने के 2 घंटे के बाद कराया जाता है। इसकी नॉर्मल जो होती है रेंज वो लेस दैन 200 mg पर डेसीलीटर होती है। रेंडमली जो होता है नो स्पेशल रिक्वायर्ड होते हैं, इसके लिए कोई स्पेसिफिक यानी कि नीड नहीं होती और नॉर्मल रेंज जो होती है लेस दैन 200 mg पर डेसीलीटर होती है। जीटीटी जो होता है डायबिटीज़ टाइप 2 डायग्नोज टाइप 2 यानी कि जीटीटी का जो ग्लूकोज टेस्ट होता है वो सिर्फ डायबिटीज़ 2 यानी कि मोस्टली जो होता है टाइप 2 के लिए किया जाता है। और इसके अलावा जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ वो जो होती है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है। प्रेगनेंसी में इंसुलिन की प्रोडक्शन में चेंजिंग और ग्लूकोज की प्रोडक्शन में चेंजिंग्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। उसमें जीटीटी कराया जाता है। इसके अलावा हमारे पास मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स आ जाता है, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम करा सकते हैं डायग्नोज करने के लिए, ग्लूकोज को डायग्नोज करने के लिए। सीरम ग्लूकोज क्या होता है इंक्रीज टू 200 to 1000 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा। फास्टिंग ग्लूकोज क्या होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। फैटी एसिड जो होगा लिपिड्स ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल एलिवेटेड जो होगा ज़्यादा होगा। सीरम ऑस्मोलेटिल जो होगा एलिवेटेड जो होगा 275 to 295 होगा। इसी तरह हमारे पास ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन यानी कि HbA1c a result greater than 8% represent average blood glucose of 200 milligram per deciliter and signals a need for the change in treatment। यानी कि HbA1c जो होता है ये मोस्ट रिलायबल टेस्ट होता है और 8% जो लोग होते हैं उनमें ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो 200 प्लस भी आता है और मोस्टली 200 होता है, यानी कि वो इंक्रीज़ हुआ होता है। सीरम इंसुलिन क्या होता है मे बी डिक्रीज और एब्सेंट टाइप 1 यानी कि टाइप 1 में जो होगा सीरम इंसुलिन कम भी हो सकती है, यानी कि इंसुलिन जो होती है कम होगी या फिर एब्सेंट होगी यानी कि होगी ही नहीं। और नॉर्मल टू हाई टाइप 2 नॉर्मल और टाइप 2 में जो होता है ज़्यादा हाई होगा या फिर नॉर्मल होगा। इसमें मैनेजमेंट में हम क्या क्या करते हैं डायबिटीज़ के लिए न्यूट्रिशन थेरेपी हम करते हैं, यानी कि हम उसको अच्छी डाइट वगैरह की तरफ लेकर जाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, मॉनिटरिंग उनके जो ग्लूकोज लेवल होता है वो टाइम टू टाइम मॉनिटर करते हैं। फार्माकोलॉजिक थेरेपी यानी कि हम मेडिसिन वगैरह के थ्रू इसको यानी कि ट्रीट करते हैं, जैसे कि इंसुलिन हम प्रोवाइड करते हैं। और एजुकेशन यानी कि डायबिटीज़ के बारे में उनको एजुकेशन भी हम प्रोवाइड करते हैं। कि हमारे पास डायबिटीज़ चार्ट होता है न्यूट्रिशन थेरेपी की, इसके लिए जो होता है हमारे पास एक डाइट चार्ट दिया जाता है वो, यानी कि डायबिटीज़ पेशेंट को कौन कौन सी डाइट लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा सेम यही है कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए डायबिटिक पेशेंट को और कौन सी नहीं, यानी कि जिससे वो कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि फ़िश चीज़ सैलिड ये हमें यानी कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं इनको लेनी चाहिए। वाटर ग्रीन जूस फ्रेश फ्रूट्स लो कार्ब केक्स शुगर फ्री आइसक्रीम रियल मीट वेजिटेबल पास्ता बनलेस बर्गर्स रेड वाइन स्प्रिट्स, यानी कि इसमें जो होता है ये चीज़ें जो होती हैं इनमें लो शुगर होती है, शुगर नहीं होती, जिससे पेशेंट में शुगर लेवल मेंटेन रहता है। इसी तरह कौन कौन सी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए स्नैक फ्राइड फूड सोडा फ्रूट जूस ब्रेड बेकरी प्रोडक्ट्स स्वीट्स एंड केक्स आइसक्रीम प्रोसेस्ड मीट पास्ता विद मीट बर्गर्स एंड फ्राइज बेयर्स एंड कॉकटेल्स, ये चीज़ें जो है ना नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो होती हैं इनसे डायबिटिक पेशेंट में ग्लूकोज और इंसुलिन लेवल इंक्रीज़ हो जाता है और इससे डायबिटीज़ का ज़्यादा होने का ख़तरा होता है। पेशेंट एजुकेशन यानी कि पेशेंट शुड बी एजुकेटेड टू प्रैक्टिस सेल्फ केयर, यानी कि पेशेंट को अपनी केयर करने के लिए एजुकेट करना चाहिए। दिस अलाउज द पेशेंट टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंट्रोल ऑफ हिज और हर ऑन डायबिटीज़ मैनेजमेंट, यानी कि अगर पेशेंट को अपने बारे में अपनी डाइट के बारे में और अपनी डिजीज़ के बारे में नॉलेज होगा तभी वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, सेल्फ केयर कर सकते हैं। सेल्फ केयर शुड इंक्लूड कौन कौन सी यानी कि चीज़ें शामिल होती हैं सेल्फ केयर के लिए। सबसे पहले आ जाता है ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग, ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो होता है उसे मॉनिटर करना चाहिए टाइम टू टाइम। बॉडी वेट मॉनिटरिंग
मॉनिटरिंग, उसे बॉडी वेट जो होता है वो मॉनिटर करना चाहिए। इसके अलावा फुट केयर, पाँव की केयर करनी चाहिए, क्योंकि पाँव पे चोट ज़्यादा लगती है तो वो स्लोली हील होती है, जल्दी से हील नहीं होती। पर्सनल हाइजीन, उसे पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल, डाइट और फिजिकल एक्टिविटी, उसे हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए, यानी कि अच्छी डाइट लेनी चाहिए और फिजिकल एक्टिविटी यानी उसे एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए। आइडेंटिफाई टारगेट्स फॉर कंट्रोल, और उसे जो है ना अपने वो टारगेट कंट्रोल करने चाहिए, जैसे कि अगर उसका वेट ज़्यादा हो रहा है या ज़्यादा लॉस हो रहा है, कम हो रहा है वेट, तो उसे कंट्रोल करना चाहिए। अगर उसका ग्लूकोज लेवल जो होता है वो इंक्रीज़ हो रहा है तो उसे उस पर तवज्जो देनी चाहिए। स्टॉप स्मोकिंग, अगर वो स्मोकिंग करता है तो उसे स्मोकिंग बिल्कुल रोक देनी चाहिए, ख़त्म कर देनी चाहिए। गाइडेंस अबाउट हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया, और उसे हाइपर और हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में भी हमें उसे एजुकेट करना चाहिए। डायबिटीज़ मिलाइटिस, इसके जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो हम देखेंगे। एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस और क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस। एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस में क्या आता है कि कीटोएसिडोसिस आ जाता है, और क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन में क्या आ जाता है, हाइपर ऑस्मोलर आ जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया आ जाता है, नॉन कीटोटिक सिंड्रोम आ जाता है। और क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस में हमारे पास क्या आ जाता है, मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस और मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। सबसे पहले हम देखते हैं मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में आ जाता है आई, किडनी एंड नेफ्रोपैथी, यानी कि छोटे लेवल पर जो इफ़ेक्ट होती हैं। और मैक्रो कॉम्प्लिकेशंस में ज़्यादा जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ज़्यादा बड़े लेवल पर जो ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं, उसमें हमारा ब्रेन आ जाता है, हार्ट आ जाता है और एक्सट्रीमिटीज़ आ जाता है। इसके अलावा प्रिवेंटिव मेयर्स हम कौन कौन से अपना सकते हैं। अप्रोच टू प्रिवेंशन ऑफ डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड द फॉलोइंग, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें हमें करवानी चाहिए। HbA1c एवरी 3 to 6 मंथ, यानी कि हर 3 से 6 महीने बाद HbA1c टेस्ट हमें करवाना चाहिए, जो कि डायबिटीज़ का टेस्ट होता है। ईयरली डायलेटेड आई एग्जामिनेशन, यानी कि हर सालाना उसे अपनी आंखों का मुआयना करवाना चाहिए। फुट एग्जामिनेशन एट ईच विजिट, जब भी डॉक्टर के पास जाएं तब अपने फुट का लाजमी एग्जामिनेशन करवाएं, लाजमी तौर पे चेक करवाएं। ब्लड प्रेशर ग्रेटर दैन 130/80 मिलीमीटर पर HG, यानी कि अगर उसका ब्लड प्रेशर जो होता है 130 से अबव है तो भी उसे क्या होता है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसे चेक करवाना चाहिए। गेट हेल्प टू क्वाइट स्मोकिंग, उसे अपनी स्मोकिंग की आदत ख़त्म करनी चाहिए। बी एक्टिव रहना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। मेक हेल्दी फूड चॉइसेस, और उसे हेल्दी फूड खानी चाहिए, यानी कि फास्ट फूड्स वगैरह से उसे दूर रहना चाहिए। आगे हमारे पास आ जाता है नर्सिंग डायग्नोज में क्या आ जाता है, बैलेंस न्यूट्रिशन लेस दैन बॉडी रिक्वायरमेंट्स related to reduction of the carbohydrate metabolism due to insulin deficiency, inadequate intake due to nausea and vomiting, यानी कि इम्बेलेंस न्यूट्रिशन होती है, यानी कि इनफ उसे जो होती है डाइट नहीं मिल रही होती जो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि कम वो ले रहा होता है कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है जिससे। और इनएडिकेट इंटेक ड्यू टू द नोज़िया एंड वोमिटिंग, यानी कि उसने वो नहीं ले सकता क्योंकि उसे नोज़िया और वोमिटिंग भी हो रही होती है, जिससे उससे यानी कि जो कुछ भी वो खाता है वो यानी कि बाहर रिलीज़ हो जाता है, तो उसे क्या होता है मेंटेन करना चाहिए। तो इसमें खाने वगैरह की भी उससे कमी आ जाती है। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट रिलेटेड टू पॉलीयूरिया, डिक्रीज्ड फ्लूइड इनटेक, यानी कि उसे यानी कि उसका पॉलीयूरिया मतलब कि ज़्यादा से यूरिन आ जाता है। डिक्रीज फ्लूइड इनटेक, इससे यानी कि फ्लूइड का इंटेक कम करना चाहिए। इम्पेयर स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू डिक्रीज सेंसिटिव सेंसेशन, इम्पैक्टेड सर्कुलेशन, डिक्रीज एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म, मोबिलाइजेशन, लेक ऑफ द नॉलेज ऑफ द स्किन केयर, इसमें जो होता है उसे अपनी स्किन की सेंसेशन वगैरह जो होती है उसे इम्प्रूव करना चाहिए। उसे फुल फील नहीं होती, यानी कि उसे सेंसेशन काम का नहीं कर रहे थे, उसे डॉक्टर से मतलब करना चाहिए। इसमें हम क्योंकि नर्सिंग डायग्नोज के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम चेक करेंगे उसकी सेंसेशन वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, और उसकी मूवमेंट वगैरह जो होती है वो है नहीं है, किस तरह मूवमेंट वगैरह कर रहा है, एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है कि नहीं कर रहा, और उसे यानी कि स्किन केयर के बारे में नॉलेज है या नहीं। अगर उसे नॉलेज है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो हम उसे नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा हमारे पास है नर्सिंग इनर्वेशन, मॉनिटर इनपुट एंड आउटपुट टू प्रोवाइड एस्टिमेट्स ऑफ द नीड फॉर द फ्लूइड रिप्लेसमेंट, जैसे कि जिनके पेशेंट को फ्लूइड्स वगैरह दिए जाते हैं, हमने नोट करना है कि ऐसा नर्स हमने नोट करना है कि कितना उसको फ्लूइड दिया जा रहा है और उसका
यानी कि यूरिन आउटपुट जो होता है वो हमें देखना है कि जितने हमने फ्लूइड दिए है आया उतना हमें आउटपुट मिल रहा है या नहीं। रीनल फंक्शंस उसका यानी कि रीनल सिस्टम जो है ना वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, एंड इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द थेरेपी गिवन, क्या जो हम थेरेपी से दे रहे हैं वो इफ़ेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही। वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे, मॉनिटर वाइटल साइंस, एसेस स्किन टर्गर एंड मिकस मेम्ब्रेन और स्किन की टर्जिडिटी हम इसकी चेक करेंगे। मेजर वेट एवरी डे टू प्रोवाइड द बेस्ट, और उसका डेली रूटीन पर हम उसका वेट मेजर करेंगे कि आया उसका वेट लॉस तो नहीं हो रहा। प्रोवाइड फ्लूइड थेरेपी एज इंडिकेटेड, हिदायत के मुताबिक जो है ना हम उसको फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा एजुकेशन एंड होम केयर गाइडलाइंस होती है, यानी कि आफ्टर डिस्चार्ज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेल्थ केयर टीम मेंबर्स डज नॉट एंड व्हेन द पेशेंट इज डिस्चार्ज, यानी कि एक हेल्थ केयर टीम मेंबर की जो होती है जिम्मेदारी सब ख़त्म नहीं होती जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है। द फॉलोइंग आर द गाइडलाइंस दैट शुड बी डिस्कस्ड बिफोर द पेशेंट इज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, यानी कि जब पेशेंट जो है ना वो डिस्चार्ज होते हैं उससे पहले जो होते हैं हमें कुछ पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेने चाहिए। पेशेंट एम्पावरमेंट इज़ द फोकस ऑफ द डायबिटीज़ एजुकेशन, यानी कि पेशेंट को जो होते हैं डायबिटीज़ के बारे में एजुकेशन देनी चाहिए, उसे मालूम होना चाहिए। पेशेंट एजुकेशन शुड एड्रेस बिहेवियर चेंज, ये जो होती है उसका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। सेल्फ एफिशिएंसी एंड हेल्थ एंड बिलीव्स, और उसे अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने में भी हेल्पफुल हो सकते हैं। सिंपलीफाई द ट्रीटमेंट, remain if it is difficult for the patient to follow and adjust according to meet the patient request, यानी कि अगर उसे ट्रीटमेंट को समझने में या मेडिसिन वगैरह जैसे हम दे रहे होते हैं और उसे हम गाइडलाइंस दे रहे होते हैं, अगर उसे मुश्किल हो रही है समझने में तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही उसे समझाना चाहिए। न्यूट्रिएंट्स में क्या आ जाता है, मोस्टली तो हम जो होते हैं इंजेक्शन फॉर्म में देते हैं। इंजेक्शन पेशेंट को डेली लगाने पड़ते हैं, कंटिन्यूसली लगाना पड़ता है पेट में। ब्लैक स्किन एयर यानी कि मसाज या फिर मसाज वाली जगह पर उनसे लगाया जाता है और वो डेली लगाना पड़ता है। इसके अलावा जो है ना कौन कौन सी चीज़ें किस किस चीज़ के थ्रू जो होते हैं हम इंसुलिन उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले इंसुलिन पंप, इम्प्लांटेबल एंड इनहेलेटेड इंसुलिन डिलीवरी, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैंक्रियाटिक सेल, वैक्सीन अंडर रिसर्च, यानी कि इंसुलिन पंप्स जो होते हैं ये पिक्चर में डायग्राम में दिखाया गया है कि किस तरह के होते हैं इंसुलिन पंप। इसके अलावा इन्हेलेशन के थ्रू जो होते हैं इंसुलिन प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा पैंक्रियाटिक सेल्स यानी कि बीटा सेल्स की नहीं काम करते तो उसकी ट्रांसप्लांटेशन की जाती है। वैक्सीन अंडर रिसर्च यानी कि जो वैक्सीन अंडर रिसर्च होती है वो भी हम उसे दे सकते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, इंसुलिन पंप किस तरह का होता है ये यहाँ पर दिखाया गया, और इंसुलिन किस तरह वर्क करती है इसमें हम ये पढ़ते हैं, इसमें हम ये देखते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट एंड शेयर करें।